डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र इसके विभाग 1 सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण की विभक्ति प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया के इकाई 2 सिद्धांत कौमुदी परिचय इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम शुरुआत करने से पहले हम लोग रूपरेखा जान लेते हैं विषय की। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, उसके बाद भट्टोजी दीक्षित का परिचय, उसके बाद वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का परिचय, उसके बाद वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर लिखित टीकाओं के नाम, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। हम जिस ग्रंथ का अध्ययन इस विषय में करने वाले हैं वो है सिद्धांत कौमुदी, और सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पढ़ने से पहले हमें यह ज्ञान होना जरूरी है कि सिद्धांत कौमुदी है क्या, सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में क्या है। तो जो सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है इसके रचयिता है भट्टोजी दीक्षित, यानी भट्टोजी दीक्षित जो ग्रंथकार है इन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। सिद्धांत कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, यानी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी दोनों एक समान हैं। सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की, तो उसका आधार ग्रंथ क्या है, अर्थात किस ग्रंथ को आधार मानकर सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई है। तो सिद्धांत कौमुदी की रचना का आधार ग्रंथ है प्रकृति कौमुदी, यानी प्रकृति कौमुदी नामक किसी ग्रंथ को आधार बनाकर भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अब जो कोई भी ग्रंथ होता है, ग्रंथ को सरलता से पढ़ने के लिए अनेक ग्रंथकार या अनेक विद्वान उस पर टीकाएं लिखते हैं। टीकाएं क्यों लिखते हैं? ग्रंथ को सरलता से अध्ययन करने के लिए, ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए, जिससे कि जो कठिन ग्रंथ है वो हमें आसानी से समझ आ सके। तो सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ पर टीका लिखी है प्रौढ़ मनोरमा टीका, और यह टीका भी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा ही लिखी गई है। तो सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ भट्टोजी दीक्षित ने लिखा। इसका दूसरा नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, और इसका आधार ग्रंथ है प्रकृति कौमुदी, और इस पर टीका लिखी है प्रौढ़ मनोरमा टीका, जो कि भट्टोजी दीक्षित के द्वारा ही लिखी गई है। अब भट्टोजी दीक्षित कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, इनके गुरु का नाम क्या है, उनकी प्रमुख रचना और अन्य रचनाओं के विषय में हम यहाँ पढ़ते हैं कि भट्टोजी दीक्षित का समय है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में 1560 ईस्वी संवत से 1610 ईस्वी संवत तक भट्टोजी दीक्षित का समय माना गया है। भट्टोजी दीक्षित की प्रमुख रचना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी एवं इस पर प्रौढ़ मनोरमा टीका, अर्थात भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की तो रचना की और साथ में इस पर टीका भी लिखी जिसका नाम है प्रौढ़ मनोरमा टीका। तो ये इनकी दोनों प्रमुख रचनाएं मानी जाती है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। अन्य रचनाओं में है शब्द कौस्तुभ, वैयाकरण भूषणकारी का, तत्व कौस्तुभ, त्रिस्थली सेतु, तिथि निर्णय, प्रवर निर्णय और चतुर्विंशति मत व्याख्या, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब इनके गुरु कौन हैं? इनके दो गुरु हैं, कृष्ण दीक्षित और अप्पय दीक्षित। तो भट्टोजी दीक्षित का समय है 16वीं शताब्दी, इनकी प्रमुख रचना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और इसी पर प्रौढ़ मनोरमा टीका, और इनकी ये अन्य प्रमुख रचनाएं हैं और इनके गुरु हैं कृष्ण दीक्षित और अप्पय दीक्षित जी। अब आता है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। जो भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की, तो इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में है क्या, इसमें किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है
वो 14 प्रकरणों में विभक्त है। अब ये 14 प्रकरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है संज्ञा प्रकरण, दूसरा है परिभाषा प्रकरण, तीसरा है संधि प्रकरण, चौथा है सुबंत प्रकरण, पांचवा है अव्यय प्रकरण, छठा है स्त्री प्रत्यय प्रकरण, सातवां है कारक प्रकरण, आठवां है समास प्रकरण, नौवां है तद्धित प्रकरण, 10वां है तिङंत प्रकरण, 11वां है प्रक्रिया प्रकरण, 12वां है कृदंत प्रकरण, 13वां है वैदिक प्रकरण और 14वां है स्वर प्रकरण। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को 14 प्रकरणों में विभक्त किया गया है। इन 14 प्रकरणों में से हम जो पढ़ने वाले वो है 7वां कारक प्रकरण। कारक प्रकरण की प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया विभक्ति हमारे विभाग 1 में है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में ये जितने भी 14 प्रकरण हैं, इन 14 प्रकरणों से संबंधित विभिन्न अनेक सूत्र और उनकी व्याख्या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित के द्वारा की गई है। अब ये जो 14 प्रकरण हैं, इन प्रकरणों की सामान्य जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है कि इन प्रकरण में किन किन विषयों का समावेश किया गया है, वो हम शॉर्ट रूप में हम देख लेते हैं। पहला है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में कृत्रिम पारिभाषिक संज्ञाओं का विधान करने वाले सूत्रों का समावेश किया गया है। यानी संज्ञा प्रकरण में विभिन्न पारिभाषिक संज्ञाओं का विधान करने वाले सूत्र है, जैसे इत संज्ञा विधायक सूत्र, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, धातु संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, निपात संज्ञा, गति संज्ञा, विभाषा संज्ञा, अवसान संज्ञा, संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा, लघु संज्ञा, गुरु संज्ञा इत्यादि अनेक संज्ञा विधायक सूत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उदाहरण के रूप में हम एक उदाहरण देखते हैं, वृद्धि रादेज। वृद्धि रादेज सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना या विकास करना इत्यादि सामान्य रूप से सामान्य व्यवहार में वृद्धि का अर्थ जाना जाता है। किंतु यदि हम पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो पाणिनीय व्याकरण में जो वृद्धि संज्ञा है उसके लिए परिभाषा दी है वृद्धि रादेज। वृद्धि रादेज परिभाषा वृद्धि संज्ञा के लिए दी गई है, जिसका अर्थ है वृद्धि ही आत एच, यानी आ, आई और औ, इन तीनों की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। यानी ये जो 3 स्वर है, इन तीनों स्वरों की क्या होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। तो सामान्य व्यवहार की भाषा में वृद्धि का तात्पर्य अलग है, और यदि हम पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वृद्धि संज्ञा का अर्थ है आ, आई और औ, यानी वृद्धि रादेज। तो वृद्धि रादेश सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है। इसी प्रकार ये जितनी भी संज्ञाओं के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इन सभी संज्ञाओं के विधायक सूत्र इस संज्ञा प्रकरण में प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरा है परिभाषा प्रकरण। परिभाषा प्रकरण में क्या होता है कि रूप सिद्धि करते समय, यानी कोई भी शब्द है या कोई भी क्रिया है, उसकी रूप सिद्धि करते समय लोप, आगम, आदेश, अधिकार इत्यादि व्याकरणिक कार्यों को आसानी से करने के लिए विधि एवं नियम सूत्रों की प्रवृत्ति किस प्रकार हो, ऐसा उपदेश करने वाले सूत्र परिभाषा प्रकरण में समाहित है। अब रूप सिद्धि का तात्पर्य क्या है? जैसे एक शब्द बना भवती, भवती शब्द बना भू धातु से, भू धातु से टिप प्रत्यय लगकर, भू धातु से टिप प्रत्यय लगकर भवती शब्द बना। कुछ वर्णों का लोप हुआ, कुछ वर्णों का आगम हुआ, कुछ वर्णों का आदेश हुआ, यानी किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा आदेश हुआ, और कुछ वर्णों का अधिकार हुआ इत्यादि जितने भी व्याकरणिक कार्य हैं, इन कार्यों को आसानी से करने के लिए पाणिनीय व्याकरण में जिन विधि और नियम सूत्रों का विधान किया गया है, तो उन नियम सूत्रों और विधि सूत्रों को कहां पर प्रयोग किया जाए, तो ऐसा उपदेश करने वाले परिभाषा सूत्र परिभाषा प्रकरण में समाहित किए गए हैं। तो ये सभी सूत्र आते हैं परिभाषा प्रकरण में।
तीसरा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में 5 प्रकार की संधियों से संबंधित सूत्र है। संधि प्रकरण में 5 प्रकार की संधियों से संबंधित सूत्र है। पहला है अच संधि प्रकरण। अच संधि प्रकरण में स्वर की स्वर से संधि जहां हो रही है ऐसे सूत्रों का समावेश किया गया है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, हरि प्लस ईश, तो इससे बनेगा दीर्घ संधि होकर हरीश। तो यहाँ पर ई और ई ये दोनों ही स्वर हैं। ई और ई ये दोनों ही स्वर हैं, तो दोनों स्वरों को मिलाकर यहाँ पर दीर्घ इकार हुआ है। तो 2 स्वरों की जहाँ पर संधि होगी तो वो अच संधि प्रकरण में समाहित होगा। दूसरा है अच संधेर प्रकृति भाव प्रकरणम। तो इसमें क्या है, जो संधि जैसी है उसका प्रकृति भाव यानी वो वैसी ही रहेगी, उसमें कोई संधि नहीं होगी। इसका उदाहरण है हरि एतौ। यहां पर ये शब्द ऐसा का ऐसा रहेगा, यहां पर कोई संधि नहीं की गई है। तीसरा है हल संधि प्रकरण। हल संधि प्रकरण अर्थात हल का क्या अर्थ है, व्यंजन। जहां पर 2 व्यंजनों के बीच में संधि होगी तो वहां पर हल संधि मानी जाती है। इसका उदाहरण है चित प्लस मय। यहां पर त जो हलंत है ये क्या है, हल वर्ण है और मैं भी हल वर्ण है, यानी ये दोनों ही व्यंजन वर्ण हैं जिसकी संधि होकर रूप बनता है चिन्मय। तो यहां पर हल की संधि हल से हो रही है तो वो हल संधि प्रकरण में आएगा। चौथा है विसर्ग संधि प्रकरण। यहां पर विसर्ग के स्थान पर सकार होगा या शकार होगा या कोई अन्य वर्ण आएगा, तो विसर्ग के स्थान पर जो संधि होगी उसको यहाँ पर समावेश किया गया है। विसर्ग संधि में आता है विष्णु प्लस त्राता, तो इसमें विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होकर बनता है विष्णुस्त्राता। और पांचवा है स्वादि संधि प्रकरण। स्वादि संधि अर्थात सुबंत यानी सु औजस अमोट सश इत्यादि जो भी सुबंत हैं उनके स्थान पर जो संधि होगी वो स्वादि संधि में आएगी। जैसे राम प्लस सु, इससे बनेगा रामः। जो राम शब्द है उसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन रामः। तो यहाँ पर स्वादि संधि प्रकरण में इससे संबंधित सूत्रों का समावेश किया गया है। इसके बाद हुए चौथा सुबंत प्रकरण। सुबंत प्रकरण में 6 प्रकार के नाम पदों की रूप सिद्धि के लिए आवश्यक सूत्रों का संग्रह इस सुबंत प्रकरण में किया गया है। 6 प्रकार के नाम पद कौन कौन से हैं? अजंत पुल्लिंग प्रकरणम, अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम, अजंत नपुंसकलिंग प्रकरणम, हलंत पुल्लिंग प्रकरणम, हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणम और हलंत नपुंसकलिंग प्रकरणम। इन 6 प्रकार के जो भी नाम पद है इनकी रूप सिद्धि के लिए जो भी आवश्यक सूत्र है उनका संग्रह इस सुबंत प्रकरण में किया गया है। अब ये जो 6 प्रकार के नाम पद है इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जो अजंत पुल्लिंग प्रकरण है इसका उदाहरण है राम। अजंत यानी अच जिसके अंत में हो ऐसा पुल्लिंग शब्द। अच जिसके अंत में हो तो राम शब्द के अंत में अच कैसे है? र प्लस आ प्लस म प्लस अ। इस प्रकार इन वर्णों को मिलाकर राम शब्द बना है। तो राम शब्द के अंत में क्या आ रहा है? अ, यानी अच आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो ये अजंत पुल्लिंग शब्द माना गया है राम। दूसरा है अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। अजंत स्त्रीलिंग यानी अच जिसके अंत में हो ऐसा कोई स्त्रीलिंग शब्द। ऐसा स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है रमा। रमा शब्द स्त्रीलिंग का है जो किससे मिलकर बना है? र प्लस अ प्लस म प्लस आ। इनको मिलाकर क्या बनता है? रमा शब्द बनता है। और इसके अंत में क्या आ रहा है? आ
रहा है, इसीलिए ये क्या है, अजंत स्त्रीलिंग का शब्द है। तीसरा है अजंत नपुंसक लिंग प्रकरणम, जो अच अंत में हो ऐसा कोई नपुंसक लिंग शब्द। उदाहरण है फल। फल शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है और यह भी उसी प्रकार फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ इनसे मिलाकर बना है और अंत में इसके भी क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, अ आ रहा है, इसीलिए ये अजंत कहा जाएगा। इसके बाद है हलंत पुल्लिंग प्रकरणम। हलंत यानी हल जिसके अंत में हो, हल अर्थात व्यंजन। जैसे इसका उदाहरण है राजन। राजन में अंत में क्या है, हलंत न है, इसीलिए राजन शब्द क्या है, हलंत पुल्लिंग का शब्द है। इसी प्रकार हलंत स्त्रीलिंग का शब्द है सरित। सरित शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है और अंत में क्या आ रहा है, हलंत आ रहा है। त जो वर्ण है वो व्यंजन का वर्ण है, इसीलिए ये हलंत स्त्रीलिंग शब्द है। और अंत में है हलंत नपुंसक लिंग शब्द। इसका उदाहरण है जगत। जगत शब्द है वो नपुंसक लिंग का शब्द है और अंत में क्या आ रहा है, हलंत आ रहा है, इसीलिए यह हलंत नपुंसक लिंग का शब्द है। ऐसे अनेक अन्य उदाहरण काफी सारे हैं। उन सभी शब्दों की सिद्धि, उन सभी शब्दों की रूप सिद्धि के लिए जितने भी आवश्यक सूत्र है उनका संकलन इस सुबंत प्रकरण में किया गया है। पांचवा है अव्यय प्रकरण। अव्यय क्या होते हैं, सबसे पहले वो हमारे लिए जानना जरूरी है कि अव्यय क्या होते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हमेशा सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जिनमें विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। संस्कृत में कहा है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, त्रिषु लिंगेषु यानी तीनों लिंगों में, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में जो समान है। सर्वासु च विभक्तिषु, जो सभी विभक्तियों में यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे करके सप्तमी विभक्ति तक जो सभी विभक्तियों में समान रूप से रहते हैं। वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचन में यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में जो समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। यन्न वेति, जो नहीं बदलते हैं वो क्या है, अव्यय है। यानी जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। यत्र तत्र सर्वत्र, सायं प्रातः, तदा कदा संप्रति सांप्रतम, अद्य अन्तः, बहिः उच्चैः नीचैः, शनैः, किंचित, यावत इत्यादि अनेक कई सारे वर्ण हैं। यहाँ पर सभी का समावेश मैंने नहीं किया है, अन्य भी कई सारे अव्यय शब्द हैं। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं यत्र। जो यत्र शब्द है ये तीनों लिंगों में, अर्थात यदि हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे या नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे तो यत्र शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार किसी भी विभक्ति में यदि हम प्रथमा विभक्ति में प्रयोग कर रहे हैं, द्वितीया में प्रयोग कर रहे हैं, तृतीया में प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी विभक्ति में हम प्रयोग कर रहे हैं तो यत्र शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वचनेषु च सर्वेषु यानी तीनों वचनों में, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, तीनों वचनों में यत्र शब्द एक समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए ये सभी उदाहरण किसके कहे गए हैं, अव्यय के कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई उदाहरण हैं। छठा है स्त्री प्रत्यय प्रकरण। स्त्री प्रत्यय नाम से स्पष्ट है कि जो पुल्लिंग और सर्वनाम वाचक शब्दों को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। जो पुल्लिंग के शब्द को स्त्रीलिंग बना देते हैं। उदाहरण क्या है, अज प्लस टाप। यहाँ पर जो अज शब्द है वो किसका है, पुल्लिंग का शब्द है और इसमें जो ये टाप जुड़ा है ये क्या है, स्त्री प्रत्यय जुड़ा है। टाप का लोप होकर इसमें सिर्फ आ शेष रह रहा है और अज में आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अजा। अजा शब्द किसका हो गया,
स्त्रीलिंग का शब्द हो गया, यानी पुल्लिंग के शब्द से हमने स्त्री प्रत्यय मिलाकर क्या बना दिया, अजा शब्द बना दिया। तो स्त्री प्रत्यय प्रकरण में जो पुल्लिंग और सर्वनाम वाचक शब्द है उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने वाले ऐसे विभिन्न सूत्रों का समावेश इस प्रकरण में किया गया है। कुछ स्त्री प्रत्ययों के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, टाप, चाप, डाप, नीप, नीश, नीन, ऊंग और ती, ये सभी स्त्री प्रत्यय हैं। यहाँ पर जो एक नीश प्रत्यय है इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। एक गौर शब्द है, गौर शब्द में यदि हम नीश प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, यहाँ पर लॉप होकर नीश में से ई बचता है और गौर से क्या बन जाता है, गौरी, गौरी शब्द बन जाएगा गौर शब्द से नीश प्रत्यय मिलाकर। इस प्रकार पुल्लिंग के और सर्वनाम वाचक शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं स्त्री प्रत्ययों को लगाकर। सातवां है कारक प्रकरण। कारक क्या होते हैं, क्रियान्वयी कारकम, यानी क्रिया के साथ जो अन्वय है, जिनका प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 6 भेद है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये कारक के 6 भेद है। कारक जो होते हैं उनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है। जैसे हमने एक वाक्य लिया, रामः पुस्तकम पठति। यहाँ पर रामः जो है वो क्या है, कर्ता है, पुस्तकम क्या है, कर्म है, और पठति क्या है, क्रिया है। लेकिन जो कर्ता है उसका भी क्रिया से साक्षात संबंध है। जैसे रामः पठति, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, रामः किम पठति, पुस्तकम पठति। तो जो कर्म है यानी पुस्तकम है उसका भी पठति से साक्षात संबंध है। हम केवल ये वाक्य भी निर्माण कर सकते हैं, पुस्तकम पठति। तो एक क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है, जिसका हम आगे हमारे अगले एकम में इसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए अभी इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, हम अगले लेक्चर में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत 9 प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। पहला है अव्ययी भाव प्रकरण, दूसरा है तत्पुरुष समास प्रकरण, तीसरा है द्वंद्व समास प्रकरण, चौथा है बहुव्रीहि समास प्रकरण, पांचवा है एक शेष प्रकरण, छठा है सर्व समास शेष प्रकरण, सातवां है सर्व समासांत प्रकरण, आठवां है अलुक समास प्रकरण और 9वां है समासाश्रय विधि प्रकरण। तो जो विभिन्न अलग अलग समास है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने विभिन्न प्रकार के अलग अलग समास के विधायक सूत्रों का समावेश किया है। तो इस प्रकरण में ये जो 9 प्रकरण हैं इनका समावेश किया गया है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इस प्रकार अनेक समास से संबंधित जो हैं वो सूत्रों का समावेश इस प्रकरण में किया गया है। इसके बाद है तद्धित प्रकरण। तद्धित जो होता है उसका सामान्य अर्थ क्या है, नाम, नाम मात्र प्रत्यय या नाम प्रतिपदिक को हम क्या कहते हैं, तद्धित कहते हैं। विविध अर्थों में तद्धित की सिद्धि करने वाले सूत्रों का इस प्रकरण में समावेश किया गया है। अर्थात अनेक अलग अलग अर्थों में तद्धित की सिद्धि करने वाले सूत्रों का इस प्रकरण में समावेश किया है। वो अलग अलग अर्थ क्या है, पहला है साधारण प्रत्यय, अपत्याधिकार, रक्ताद्यर्थक, चातुरार्थिक, शैषिक, प्राग्दिव्यतीय, प्रागवहतीय, प्रागघितीय, क्षय यदधिकार प्रकरण, आर्हीय प्रकरण, ठयधिकार, कालादि प्रकरण, ठयधिकार प्रकरण, भाव कर्मार्थ प्रकरण, पांचमिक प्रकरण, मतवर्थीय प्रकरण, प्रागवीय प्रकरण, स्वार्थिक प्रकरण और द्विरुक्त प्रकरण। अर्थात ये विभिन्न अर्थ है तद्धित की सिद्धि करने वाले सूत्रों का इसमें समावेश किया है। इनका विभिन्न विभिन्न अर्थों में तद्धित की सिद्धि करने वाले सूत्रों का इसमें समावेश किया गया है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। इंद्र शब्द है, इंद्र शब्द में अण प्रत्यय, अण प्रत्यय कैसा है, तद्धित प्रत्यय, अण जोड़ने पर क्या शब्द बनता है, ऐन्द्र। ऐन्द्र शब्द बनता है। इंद्र में अण प्रत्यय जोड़ने पर ऐन्द्र शब्द बनता है। इसी प्रकार
रूप शब्द है। रूप शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा रूपवान। रूप शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? रूपवान। तो ये सब क्या है? तद्धित शब्द हैं। इसके बाद आता है तिङन्त प्रकरण। तिंग जिसके अंत में हो ऐसा शब्द क्या कहलाता है? तिङन्त शब्द कहलाता है। तिङन्त में 18 धातुओं का समावेश किया गया है। तिप्तस जी, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस, त आताम झ, थास आताम ध्वम और इट वही महिंग। ये 18 धातुओं का समावेश किसमें किया गया है? तिङन्त के अंदर किया गया है। तो कोई भी धातु से तिंग प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? तिङन्त कहलाता है। तिङन्त अर्थात क्रियापद। जैसे भू धातु से तिप जुड़कर बनता है भवती। भू धातु से तिंग जुड़कर क्या बनेगा? भवती शब्द बनेगा। तो इस प्रकरण में धातु पाठ के 10 गणों की धातुओं से बनने वाले क्रियापद की रूप सिद्धि दर्शाने वाले सूत्र समाहित है। तो ये 10 गण कौन कौन से हैं? भुआदि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण और चुरादि गण। ये 10 गण हैं। इन गणों में प्रत्येक गण में इनसे मिलती जुलती विभिन्न धातुओं का समावेश किया गया है। जैसे भुआदि गण में भू धातु से मिलती जुलती अन्य सभी धातुओं का समावेश भुआदि गण में किया गया है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जो 10 गण हैं, इनकी जो विभिन्न धातुएं हैं, इनसे बनने वाले जो क्रियापद है उनकी रूप सिद्धि को दर्शाने वाले सूत्र कहाँ पर आते हैं? तिङन्त प्रकरण में आते हैं। इसके बाद है प्रक्रिया प्रकरण। इस प्रकरण में इन 12 प्रक्रियाओं से संबंधित सूत्रों का समावेश किया गया है। वो 12 प्रक्रियाएं कौन सी है? निज प्रक्रिया यानी निजंत प्रक्रिया, सन प्रक्रिया यानी सनंत प्रक्रिया, यंग प्रक्रिया या यंग प्रक्रिया, यंगलुक प्रक्रिया, नाम धातु प्रक्रिया, कड़वादी प्रक्रिया, प्रत्ययमाला प्रक्रिया, आत्मनेपद प्रक्रिया, परस्मय पद प्रक्रिया, भाव कर्म तिंग प्रक्रिया, कर्तु कर्म तिंग प्रक्रिया और लकारार्थ प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं के विभिन्न सूत्रों का समावेश इस प्रक्रिया प्रकरण में किया गया है। इसके बाद आता है कृदंत प्रकरण। कृदंत प्रकरण में कृत प्रत्ययों की सिद्धि से संबंधित सूत्रों का समावेश किया गया है। किन किन सूत्रों का समावेश किया गया है? कृत्य कृदंत। कृत्य कृदंत में विभिन्न कृत्य प्रत्ययों की सिद्धि से संबंधित सूत्रों का समावेश किया गया है। ये कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं? तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप, ण्यत और केलिमर। ये 7 कृत्य प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों से संबंधित जो भी सूत्र है उनका समावेश इस कृत्य प्रक्रिया में किया गया है। एक उदाहरण देखते हैं। गम धातु से तव्यत प्रत्यय लगकर जो रूप बनता है वो है गंतव्य। तो ये जो गंतव्य शब्द है ये कृदंत प्रकरण का है और कौन सी प्रक्रिया का है? कृत्य प्रक्रिया का है। तो इसको लगाने में जिन सूत्रों का समावेश किया गया है वो सब कृदंत प्रकरण में सम्मिलित है। इसके बाद है पूर्व कृदंत, यानी भाव और कर्म अर्थ में कर्ता, कर्म और भाव अर्थ में जो प्रत्यय लगते हैं उनका समावेश इस पूर्व कृदंत में किया गया है। पूर्व कृदंत का एक उदाहरण देख लेते हैं। गम धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर रूप बनता है गंता। तो ये त्रिच प्रत्यय किसका है? पूर्व कृदंत का है। इसके बाद है उणादि कृदंत। उण जिसके आदि में है ऐसे उणादि प्रत्यय कृदंत में ही सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जितने भी उणादि प्रत्यय हैं इनको लगने वाले जो भी सूत्र हैं वो सभी सूत्रों का समावेश इस कृदंत प्रकरण में है। और अंत में आता है उत्तर कृदंत। हेतुअर्थ कृदंत और संबंधक भूत कृदंत में जिन भी प्रत्ययों का समावेश किया गया है वो सभी उत्तर कृदंत में आते हैं। इसका उदाहरण है गम धातु से त्वा प्रत्यय लगकर बनता है
गत्वा। तो ये त्वा प्रत्यय किसका है? उत्तर कृदंत का है। इस प्रकार अन्य विभिन्न प्रत्ययों का समावेश इसमें किया गया है और उन प्रत्ययों से संबंधित सूत्रों का समावेश इस कृदंत प्रकरण में किया गया है। इसके बाद आता है वैदिक प्रकरण। वैदिक प्रकरण में वैदिक शब्दों की सिद्धि दर्शाने वाले सूत्रों का समावेश किया गया है। यानी वैदिक मंत्रों में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, तो उन शब्दों का निर्माण कैसे हो रहा है, उनमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी सिद्धि दर्शाने वाले सूत्रों का समावेश इस वैदिक प्रकरण में किया गया है। इसके बाद है स्वर प्रकरण। अंतिम प्रकरण है 14वां स्वर प्रकरण। इस प्रकरण में निम्नलिखित प्रकरण से संबंधित सूत्रों का समावेश किया गया है। किस किस से संबंधित? पहला है साधारण स्वर, दूसरा है धातु स्वर, तीसरा है प्रातिपदिक स्वर, चौथा है स्वर प्रकरण शेष, पांचवा है प्रत्यय स्वर प्रकरण, छठा है समास स्वर प्रकरण, सातवां है तिंगंत स्वर प्रकरण और आठवां है स्वर संचार प्रकरण। विभिन्न प्रकार के जैसे साधारण स्वर, धातु स्वर, प्रातिपदिक स्वर, अन्य विभिन्न प्रकार के स्वरों से संबंधित सूत्रों का समावेश इस प्रकरण में किया गया है। तो ये 14 प्रकरणों का सामान्य परिचय हमने देख लिया है। अब जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है उस पर टीका लिखी गई है, तो उन टीकाओं के नाम हम देख लेते हैं। जो हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रौढ़ मनोरमा टीका, जो पहली टीका है प्रौढ़ मनोरमा टीका, ये किसने लिखी? भट्टोजी दीक्षित ने लिखी। तो ये सबसे प्रमुख टीका मानी जाती है और इसी के आधार पर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को समझना बहुत आसान है। तो प्रौढ़ मनोरमा टीका भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। दूसरी है तत्वबोधिनी, जो ज्ञानेंद्र सरस्वती के द्वारा लिखी है। तीसरी है सुखबोधिनी, जो नीलकंठ वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। चौथी है तत्व दीपिका, जो रामानंद के द्वारा लिखी गई है। पांचवी है बृहत शब्देंदु शिखर टीका, जो नागेश भट्ट के द्वारा लिखी गई है। छठी है लघु शब्देंदु शिखर टीका, जो नागेश भट्ट ने लिखी है। सातवीं है रत्नाकर टीका, जो रामकृष्ण ने लिखी है। आठवीं है पूर्णिमा टीका, जो रंगनाथ यजवा जी के द्वारा लिखी गई है। नवीं है बाल मनोरमा टीका, जो वासुदेव वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। 10वीं है रत्नार्णव टीका, जो कृष्ण मित्र के द्वारा लिखी गई है। 11वीं है स्वर प्रक्रिया व्याख्या, जो रामचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। 12वीं है लघु मनोरमा टीका, जो अपातनामा के द्वारा लिखी गई है। 13वीं है विकास टीका, जो लक्ष्मी नृसिंह जी के द्वारा लिखी गई है। 14वीं है रत्नाकर टीका, जो शिवराम सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। 15वीं है बालबोध टीका, जो सारस्वत व्यूढ़ मिश्र के द्वारा लिखी गई है। और 16वीं है सुबोधिनी टीका, जो जय कृष्ण जी के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार विभिन्न टीकाएं इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर लिखी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसके विषय पर हमने चर्चा की। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का सामान्य परिचय, भट्टोजी दीक्षित महोदय का परिचय, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो 14 प्रकरणों में विभक्त है, उन 14 प्रकरणों की सामान्य जानकारी हमने आज प्राप्त की। आगे आने वाली कक्षा में हम लोग जो कारक प्रकरण है उसका प्रारंभ करने जाएंगे। कारक प्रकरण की प्रथमा विभक्ति से हम शुरू करने वाले हैं। तो आगे आने वाले अध्यायों में, आगे आने वाली कक्षाओं में हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः